कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं भूगोल इस समय, और भूगोल की क्लासेज हमारी 3 हो चुकी हैं। आज ये हमारी चौथी क्लास है। तो इसके पहले हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। अब अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र में क्या है कि हम नदियों का अध्ययन करेंगे और इसी के साथ में नदी घाटी परियोजना का अध्ययन करेंगे, या नदियों के किनारे कुछ महत्वपूर्ण बसे शहर होंगे तो उनका अध्ययन करेंगे। हालांकि विश्व के भूगोल में एक अलग से हमने सेगमेंट जोड़ रखा है, विषय जोड़ रखा है नदियों के किनारे बसे शहर का, तो वहां अध्ययन करेंगे तो हम विश्व के साथ में भारत को ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ भारत का अध्ययन करेंगे, विश्व का अध्ययन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। देखिए क्या है टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम है भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह क्या होता है और क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं, इन चीजों को पहले आपको समझना होगा। उसके बाद फिर हम आगे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। अपवाह तंत्र एक अच्छा मतलब क्या कहते हैं शब्द है। हालांकि ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर किसी चीज को आपको पढ़ना है तो सबसे पहले उसकी परिभाषा को जानना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कहा जाता है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है। रिमोट काम करने लगा। देखिए निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे प्रवाह तंत्र को, हो रहे जल के अपवाह को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। देखिए निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं, लेकिन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे कि एक नदी यहां से यहां निकली, ये अपवाह हो गया। लेकिन क्या कहते हैं, अगर इसमें कोई सहायक नदी जुड़ गई, इसमें कोई नदी आके जुड़ गई, तो इनका जो क्या कहते हैं ट्रैप होता है, ठीक, इनका जो एक तंत्र होता है, सिस्टम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है। हमने बताया ना, कुछ सहायक नदियां यहाँ से निकल के चली गई, कुछ इसी में आके मिल गई, तो इन पूरे क्या कहते हैं सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। किसी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। मतलब कैसे बदल जाता है अपवाह, कैसे, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, उसमें कितना जल बह रहा है, ये क्या होता है, ये स्थलाकृतिक ढाल के कारण, और बहते जल की मात्रा, बहाव की अवधि तथा समय के कारण। जैसे अगर मान लीजिए नदी यहाँ आ रही है, यहाँ अगर चट्टान है तो अपवाह, अगर नदी का बहाव तेज है, चट्टान स्लो है तो शायद चढ़ जाए, नहीं होगा तो ये अपना मार्ग प्रतिरूप कर लेगा, बदल लेगा, और मार्ग वहां तक बदलेगा जहां तक उसको जाने का, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एक तरह से ये भी चट्टानों की प्रकृति कैसी है, संरचना कैसी है, ये प्रभावित करता है। चट्टान अजीब किस्म की है, टूट जाती है नदियों के बहाव से तो टूट जाएगी, अपवाह लगातार चलता रहेगा। बहते जल की मात्रा, कितना, वही हमने बताया कितना जल बह रहा है, मात्रा कितनी है, बहाव तेज है कि नहीं तेज है। ठीक है। आगे इसके प्रकार हैं कुछ अपवाह तंत्र के प्रकार। बेसिकली 2 प्रकार हैं। ठीक है। आक्रमकवर्ती अपवाह और अनुगामी अपवाह। ठीक है। और खंडित अपवाह 3 है। आक्रमकवर्ती में पूर्ववर्ती अपवाह होता है और अध्यारोपित अपवाह प्रश्न नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा बस। अनुगामी अपवाह तंत्र और खंडित अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के प्रतिरूप में किसी क्षेत्र में अपवाह तंत्र के ज्यामितीय आकार तथा नदियों की स्थानिक व्यवस्था को अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक, ज्यामितिक व्यवस्था वही मतलब नदी किस तरह से आके काट रही है, मुड़ रही है, क्या कर रही है, जिसकी संरचना होती है उसी को अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ध्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, जालीनुमा होता है। और अरी अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, समांतर ना, समांतर अपवाह होता है। अब ये क्या होता है, अभी जब किसी नदी का मुहाना और उद्गम बताएंगे तो वहां आपको बताएंगे पंजाकार है, जालीनुमा है, या फिर क्या कहते हैं इसकी आकृति ध्रुमाकृतिक है। ठीक। देखिए भारतीय अपवाह तंत्र, अब जो हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। भारत के अपवाह तंत्र में विभिन्न प्रकार की नदियां आती हैं, कैसे इनका अध्ययन करेंगे, क्या क्या चीजें हैं इसके पढ़ने के पहले, वो आप देखिए, जो कुछ डाटाज हैं आप उसको ध्यान दीजिए और उसको नोट करते चलिएगा। भारत के कुल अपवाह क्षेत्र के लगभग 77% भाग में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं। ठीक, जो बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं, जबकि 23% क्षेत्र जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, महानदी व पेरियार नदियां हैं, जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। मतलब ये भारत का मैप हो गया। ठीक, कुछ नदियां अपना जल क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, और कुछ नदियां अपना जल क्या कहते हैं, अरब सागर में गिराती हैं। ठीक, भारत की अधिकांश मुख्य नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय है। मैक्सिमम नदियां यहाँ से होकर निकलती हैं, कहाँ से, हिमालय से। जैसे गंगा जो है हिमनद ग्लेशियर से निकला है। ठीक है। और नदियां हैं, चेम यांग डोंग ग्लेशियर है एक,
ठीक है, चुमयांगडोंग, चेमयांगडोंग लिखा रहता है, मानसरोवर झील है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब हिमालय पर्वत में अवस्थित है, मैक्सिमम नदियां वहां से निकलती हैं। भारत की अधिकांश मुख्य नदियों को एकदम, ठीक है, वह अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में विसर्जित करती है। प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है, ठीक है, और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं, परंतु कुछ नदियां पश्चिम की ओर निकलकर, जैसे नदियों का उद्गम हुआ अगर, तो कुछ नदियां तो चली जा रही हैं, लेकिन कुछ जो है ऐसे निकल के इधर आ जा रही हैं, ठीक है। उदाहरण स्वरूप मांडवी और जुआरी गोवा में बहने वाली दो नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछता है, जो पश्चिम की ओर बहती है। इसी प्रकार का अपवाद क्या है, नर्मदा और ताप्ती का। आपसे पूछा जाता है कौन सी नदियां, 4-5 नदियां देगा और पूछेगा कौन सी नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, या कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। पूर्व में तो बहने वाली नदियां कई हैं, अनंत हैं, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां को आपको याद रखना पड़ेगा। मांडवी जुआरी हो गई और इधर नर्मदा और ताप्ती नदी हो गई, ठीक है। यद्यपि चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियों का सामूहिकरण उपरोक्त तरीकों से कठिन हो जाता है, क्योंकि उत्पत्ति और आयु में ये हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है, साथ ही इसकी दिशा भी उत्तर की ओर है, ठीक। भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण करेंगे, अभी तो हमने समझाया कि कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। अब देखिए, उद्गम की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं हम। पहला भारत का अपवाह तंत्र या हिमालयी अपवाह तंत्र, और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है। अब उत्तरी भारत के अपवाह तंत्र में आता है आपका सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। अब आपको समझना पड़ेगा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, मुहाना कहाँ है, और कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, या कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, उद्गम क्या है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही हैं। गंगा नदी तंत्र पूरा क्या है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है। ये चीजें थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे अगर हम सिंधु नदी की बात करेंगे, तो अगर आपको लिखना है तो आप लिखते चलिएगा, ठीक है। सिंधु नदी में क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया की सबसे लंबी एवं प्रमुख नदियों में से ये एक है, ठीक। भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है क्या, आपका सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये क्या करती है, पश्चिमी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए, पश्चिमी तिब्बत, भारत और अफगानिस्तान में बहते हुए क्या कहते हैं, अरब सागर में ये गिर जा रही है, ठीक। तो अब इसका उद्गम क्या है और इसका मुहाना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्गम क्या है, नोट कर लीजिएगा, ऐसे एरो बनाइए, या तो सिंधु नदी का पूरा आप मैप बनाइए, ठीक है। देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, सिंधु नदी का पूरा मैप बनाइए और कहाँ कहाँ से गुजर रही है, कौन कौन सी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, आप उसको मैप में देखते चलिए। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मैप खोलिए और मैप के साथ में क्या कहते हैं इसको पढ़ते चलिए। जैसे उद्गम क्या है, तिब्बत से है, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी से है, और इसके किसके निकट, बोखरचू के निकट। कभी कभी पूछा है, नदियों के उद्गम में कई नदियों का उद्गम दे दिया है और उसमें मैच करने के लिए दे दिया है, तो क्या है, बोखरचू के निकट, ठीक है। अपवाह इसका उत्तर पश्चिम दिशा में है, और ये क्या कहते हैं, लद्दाख और जास्कर के मध्य प्रभावित होती है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लद्दाख और जास्कर के मध्य प्रभावित होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इसके बारे में हमने लिख रखा होगा, कुछ डाटाज होंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा। हिमालयी अपवाह तंत्र में क्या है, हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। यहाँ की नदियां गहरे महाखड्डों से होकर गुजरती हैं। आगे महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग भी आकार की घाटियां बनाती हैं, छिप्रिका एवं जलप्रपात भी बनाती है। जब ये मैदान में प्रवेश करती है तो निक्षापन और स्थिति परिवर्तन होता है। क्या मिलता है, समतल पाटियों, गोखुर झील, वालकृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं, ये सब इसी से बनती हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको पीछे ऐसे ही बताने लगा, लेकिन ये सारी चीजें हमने डाटाज में दे रखा है। अगर आप सोचोगे कि कहाँ से बता रहे हैं, तो हमने नोट्स में जो बताते हैं वो भी मेंशन करके रखते हैं। जैसे ये मैं आपको बता रहा था, पढ़ा रहा था अपने आप से, लेकिन ये भी हमने दे रखा है कि यह सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई, भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में से सबसे पश्चिम में है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर के निकट एक हिमनद से होता है। हमने सारी चीजें आपको दे रखी हैं, बस मुझे पता है इसलिए मैं आपको खड़े होकर बताने लगता हूँ। तिब्बत में इसे सिंगी, खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं। लद्दाख की श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय का मतलब क्या कहते हैं, अच्छा, अद्भुत महाखंड का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदियां सबसे इंपॉर्टेंट है, आप मैप खोलिए और मैप में मिलाते चलिए। सिंधु की सब बहुत सी सहायक नदियां हैं, हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, सिगार है, ठीक है, गास्किंग द्रास है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, श्योक इंपॉर्टेंट है, गिलगित है, जास्कर है, बार बार प्रश्न पूछता रहता है, ठीक।
अंततः यह नदियां कटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती हैं, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। अब देखिए इसमें जो है मतलब दाहिना तट क्या हुआ, नदी ऐसे बह रही तो अपने हाथ को हम ऐसे रख लेंगे और इसका ये दाहिना तट हो गया, तो क्या कहते हैं काबुल में क्या हो रहा है, देखिए काबुल नदी इसमें मिल जा रही है, मतलब निकल नहीं रहे, काबुल नदी आके कहीं से मिल रही है। ठीक है, तो दो चीजें याद रखना पड़ेगा, नदी या तो निकलती है या तो कोई नदी आके इसमें मिल जाती है। इसमें मिलती है, यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मीथन कोट के निकट पंचनद जल प्राप्त करती है। ठीक, पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। मतलब यूं कह लीजिए ये सिंधु नदी का अगर स्ट्रक्चर है तो सिंधु नदी अगर यहाँ से निकल रही है तो आके इधर क्या कहते हैं अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, आगे झेलम, इसी की एक सहायक नदी है झेलम। ठीक है, झेलम में क्या है, सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। दो चीजें जाननी है, उद्गम और मुहाना। उद्गम क्या है, उद्गम आपका हो गया ये जो मैंने बताया बेरीनाग। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बुल्लर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाफट से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। जो जानने की मेन जरूरत क्या थी, इसका उद्गम बेरीनाग से हो रहा है। चेनाब भी इसकी सहायक नदी है। चेनाब का नाम ये भी पूछता है मैच करने के लिए, अस्करी और चंद्रभाग इसी का नाम पड़ता है। ठीक, ये दो प्रश्न आपके बन गए यहाँ से। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी ये भी है, यह चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है। मतलब कहीं ना कहीं दो नदियां आके मिली हैं तो इसका नाम हमने फिर यहाँ से चेनाब रख दिया, चंद्रा और भागा, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1180 किलोमीटर हो गया, 11 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई 1800 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर है। और रावी में क्या है, रावी का ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए देता है। इसका नाम क्या, इरावती या पुरुषणी है। सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी से रोहतांग दर्रे, देखिए अब इसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो जहां स्पेस खाली है वहां देखिए, आपने नदी लिखा, इसका उद्गम लिखा, मुहाना लिखा, उसके बाद सहायक नदियां आपने हेडिंग डाल दिया अगर उसकी कोई है, उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य। इस तरह के 4 पेजेस के नोट्स बनाइएगा और इसको जो है यूं लिखिएगा, जैसे हमने झेलम पढ़ाया आपको, तो झेलम में ऐसे आप एक मैप बनाइएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका उद्गम लिखिए और लास्ट में कर दीजिए मुहाना, जहां जाके समाप्त हो रही है। अब इन दोनों के बीच में जो क्रियाकलाप हो रहा है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको आप इसके बीच में मेंशन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि एक छोटे से स्पेस में एक अच्छा सा डायग्राम बन जाएगा और उस डायग्राम के माध्यम से आप एक अच्छा सा अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बारे में। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है, हमने आपको बता दिया है। रावी बता रहे थे, रावी क्या है, यह महत्वपूर्ण सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से, ठीक है, यह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग व धौलाधर के बीच प्रदेश में प्रवाहित होती है। मतलब दो किसमें, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई से आपको कोई मतलब है नहीं। ब्यास है, ब्यास का नाम भी बिपाशा है या अर्घिकिया, ये भी मैच करने के लिए देता है। नदियों का सबसे पहला प्रश्न यही बन रहा है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया कि आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये मैच करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीसीएस का आता रहता है। सिंध की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रों के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक, ये इसका पहला हो गया स्ट्रक्चर का, ब्यास कुंड, इसका उद्गम हो गया। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में मिलती है। काती और लारगी में महाखंड का निर्माण भी करती है। काती और लारगी शब्द आता है तो संबंधित किससे, ब्यास से है। ठीक है, यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और यहाँ हरिके बांध के पास सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। सतलज नदी के बारे में देख लीजिए, मतलब इसकी सहायक नदी ये भी है। सतलज का संस्कृत नाम सतद्रु है, सतुद्री है, ये भी मैच करने के लिए देता है। तिब्बत में 4630 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। ठीक, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के अनुसार भारत के लोग सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का केवल 20% जलीय उपयोग में ला सकते हैं। भारत में प्रवेश करने के पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकीला से बहती है, सिपकीला दर्रा है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, सिपकीला या भाखड़ नागल परियोजना, हमने कहा नदी के साथ से आपके नदी घाटी परियोजना बताएंगे, तो सतलज नदी पे ही क्या है, भाखड़ नागल परियोजना है, ये आपका यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है, नहर तंत्र का प्रयोग करती है। लुधियाना और फिरोजपुर इस नदी के किनारे पर बसे हैं। और हमने क्या कहा आपको, हम नदियों के किनारे बसे शहर भी बताते चलेंगे। तो दो चीजें आपको मिल गई यहाँ पे, ठीक है, जो एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़िए, सिंधु नदी तंत्र से संबंधित प्रमुख नदी घाटी परियोजना, हमने कहा उसी के साथ में आपको नदी घाटी परियोजना हम पढ़ा देंगे। तो क्या आया पहला, भाखड़ नागल परियोजना। यह परियोजना पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बाकी इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा। ये क्या करती है, एक दूसरे के काफी निकट ना क्या कहते हैं, और भारत का सबसे ऊंचा बांध भी इसी पे है। दूसरा क्या आ गया, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर बांध के क्या कहते हैं, इसका नाम रखा गया। इसका बेस भी आप जानते रहिएगा, नहीं भूल जाएंगे, ठीक है। इन नहरों की 3400 किलोमीटर लंबाई के नाम से गोविंद सागर रखा गया। यह जलाशय हिमाचल प्रदेश में है तथा इस जल का वितरकाएं हैं जिसमें 14.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो जो जानने की चीजें हैं आपको ये मिली, और इस नदी के माध्यम से किया क्या जाता है आपको ये मिली, और संयुक्त परियोजना किन किन राज्यों की है आपको इसकी जानकारी मिली, ठीक है। इसी पे इंदिरा गांधी परियोजना है राजस्थान में। इसमें क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी। यह नहर पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के मध्य है। फिर हरीके बांध से रामगढ़ तक इस नहर की लंबाई 649 है। लंबाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जानना ये, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में सिंचाई की जा सकती है किस नहर से, इंदिरा गांधी जो बांध बना हुआ है, ठीक है। ब्यास परियोजना आप देख लीजिए। ब्यास परियोजना क्या है, या पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है जो ब्यास नदी पर स्थित है। इसे ब्यास, सतलज, ठीक है, तथा पोंग, क्या लिखा है, पोंग, और ब्रैकेट में लिखा है मुकरियन जालंधर के निकट एक प्लेस पड़ता है, बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। और इस पे क्या है, इस बांध के द्वारा पंजाब तथा राजस्थान की 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो जो परियोजनाएं हैं हमने उसको नदियों के पास ही रख दिया, और अगर परियोजनाओं के आसपास लगे कोई महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं तो वो हमने रख दिया। अगर नदियों के किनारे बसे शहर है तो वो भी हमने आपको एक साथ रखते जा रहे हैं, ताकि एक साथ में आप कई चीजों की तैयारी कर सको। एक चीन बांध बना हुआ है पंजाब राज्य में, थीन गांव में रावी नदी पर 147 मीटर ऊंचा मिट्टी का एक बांध निर्मित किया जा रहा है। 3.48 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी इससे, और 480 मेगावाट क्षमता का विद्युत केंद्र बनाया जाएगा। करंट का इशू था जब उस समय आया हुआ था, पूछा था तो। और एक पोंग बांध भी है उसी पे, इसे ब्यास बांध भी कहते हैं। ब्यास नदी पर तलवारा के निकट हिमाचल प्रदेश में 116 मीटर लंबा और 12 मीटर ऊंचा यह बांध बनाया गया। इसका निर्माण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों के सहयोग से किया गया, ठीक है। आगे देखिए, नदी घाटी परियोजना, विभिन्न नदी परियोजनाएं इसी पे हैं, और ये भी मैच करने के लिए आता है हर बार एग्जाम में। और ये शब्दावली आप इसको चाहे माइंड मैप बनाइएगा, चाहे आप यहीं पे इसको रट लीजिएगा कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, उरी परियोजना झेलम नदी पे है, सलाल परियोजना ये सेम है, सलाल परियोजना चेनाब पे है, बगलिहार चेनाब पे है, दुलहस्ती है, चमेरा भी वहीं पे है, चमेरा रावी पे है, पोग जो है ब्यास पे है, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बार बार देखोगे आप परीक्षा में तो यही सब आया हुआ है मैच करने के लिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण नदी हमारी है, गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के निकट उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और क्या कहते हैं, लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से बोकर निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। मतलब भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का संगम कहाँ है, देवप्रयाग। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। फिर इसके बाद गंगा कहलाती है। बांग्लादेश में या पद्मा के नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न 2 प्रश्न मिला आपको बाद में, ठीक है। और इसके बाद इसकी संयुक्त धारा सागर द्वीप के निकट अंतर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अपने इस सफर में गंगा में कई सहायक नदियों का निर्माण होता है, कई सहायक नदियां इसमें मिलती हैं। अभी हम आपको वो भी बताएंगे, जो कि उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट नदियां जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यमुना की सहायक नदियां पिछली बार परीक्षा में पूछ लिया गया था। बाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, रामगंगा, गोमती, गंडक, बागमती और कोसी है। और क्या कहते हैं, देखिए इसके सहारे मिलने वाली नदियों में अमृता, सीन, पुनपुन, दामोदर और रूपनारायण है। ये जो पुनपुन, दामोदर, रूपनारायण है, लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रख दिया कि अब क्या कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि परीक्षा में आया हुआ था जेआरएफ के, और लोगों ने मैक्सिमम गलत किया था। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, या उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450। मतलब सबसे ज्यादा कहाँ बहती है, उत्तराखंड में लगभग 1500 किलोमीटर, बाकी बिहार में 445 है। और ये मैच करने के लिए देता है इसी क्रम में। तो आप देख ले, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, पहले पे यूपी आ गया, फिर पश्चिम बंगाल आया, फिर बिहार आया, फिर क्या आया, उत्तराखंड आ गया, ठीक है। इसके सहायक नदियों में सबसे पहले क्या आ गई, सबसे ऊपर जो भी मिल रही थी हमने पढ़ा, अलकनंदा, यमुना नदी। इस नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमनद पे है। ये नदियां अलकनंदा, भौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर बनती हैं। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां क्या है, पिंडार है।
तो पिंडार भी आपसे प्रश्न बार बार पूछता है, कभी कभी इसका संबंध भारत से, गंगा से दिखा देगा और अलकनंदा नहीं देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए उससे आपको मैच करनी ही पड़ेगी। एक प्रमुख नदी यमुना नदी है, यह गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है। ठीक है, 2 प्रश्न हो गया। जो हिमालय में बंदर पुछ, 3 प्रश्न हो गया। इस श्रेणी से निकलती है और ढाल से इसको कोई मतलब नहीं, और ये इलाहाबाद प्रयागराज में क्या कहते हैं आकर गंगा से मिल जाती है, जहाँ पे हर साल संगम, जहाँ पे हर साल मेला लगता है माघ वाला, और क्या कहते हैं संगम इसी को बोलते हैं। ठीक है, प्रादीपी पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन इसके दाहिने तट पर मिलती है। ये पूछा हुआ था प्रश्न में। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन ये पूछ सकता है। और क्या कहते हैं हिंडन, रिद्र, सेंगर, बरुड़ा, ये भी प्रश्न में आपसे पूछेगा, तो ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट से निकलती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। और उत्तर मुखी होकर एक महाखंड से बहते हुए राजस्थान ये कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बना है। मतलब इसी के साथ में आपको हमने बता दिया गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है, चंबल नदी पे बना हुआ। तो एक प्रश्न आपका ये हो गया। जो हमने बताया आपको अभी कि यहाँ पे उद्गम, यहाँ पे मुहाना, और इसके बीच में जो बचेगा उसमें जो है इससे महत्वपूर्ण तथ्य जो होंगे वो आप नोट कर लीजिएगा। कोटा से या बृंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। सिंधु की सहायक नदी क्या है, देखिए घाघरा नदी, मापचा, जो हमने आपको पढ़ाते समय बता दिया, मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत या सीसा पानी के एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है। ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा। निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। ठीक, शारदा, इसको काली नदी या काली गंगा बोलते हैं, इस मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में या गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, और ये जो है यहाँ गलत लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, गंडक नदी, क्योंकि हम गंगा की सहायक नदी पढ़ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कहीं और तो ऐसी गलती नहीं हुई है। नहीं, ठीक है। गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के नाम से बनती है। यह नेपाल, हिमालय में गिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो मतलब इस तरह से कई नदियां हैं गंगा की जो हमें जानना है, और गंगा नदियों के अलावा भी अन्य नदियां हैं जिसका हम बारंबार अध्ययन करेंगे। तो ये क्या कहते हैं हाफ क्लास थी हमारी आपको समझाने के लिए, और इसके बाद जो है क्या कहते हैं इसका सेकंड पार्ट ले आएंगे और आपको वो भी बताएंगे। तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे का जो क्या कहते हैं होगा उसको हम आगे की क्लास में रिवाइज करा देंगे। उसके बाद ये 2 क्लास से हमारा क्या कहते हैं पूरा जलवायु तंत्र का निर्माण होगा। उसके अलावा फिर क्या कहते हैं एक हम जलवायु की क्लास लेंगे, उससे फिर एक थीम डेवलप हो जाएगी पढ़ने की आपकी, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। उसके बाद फिर क्रमवार रूप से जो हमारा सिलेबस है 10 टॉपिक है हम उसका अध्ययन करने लगेंगे। तो इस तरह से हमारे क्लास जो है मुझे लग रहा है कि इसका तो हमें खत्म कर दूंगा नवंबर माह में। इसके अलावा फिर विश्व का भूगोल शुरू करूंगा, वो दिसंबर माह के पहले खत्म हो जाएगा, ताकि जनवरी के पहले पहले मेरी सारी क्लासेज आपको या मेरे टीम की मिल जाए, ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। धन्यवाद। विवेक सर बंद करवा दीजिए। यार